नमस्कार। हम पॉलिटिकल थ्योरी पे बात कर रहे थे और पॉलिटिकल थ्योरी के एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इससे पहले की वीडियो में हमने आइडियोलॉजी को समझा, उससे पहले की वीडियोस में हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, उसको हमने समझने की कोशिश किया। आज एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार पॉलिटिकल थ्योरी में सुना होगा कि राज्य क्या है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि राज्य जो हम इंडिया में जैसे ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राज्य है या फिर ये मध्य प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, ये उससे मतलब नहीं है। मतलब राज्य यहाँ पर एक देश के समान है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए कि राज्य हम पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में जो स्टेट कहते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो एक पूरा देश के समान है, यानी कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। यानी कि जो स्टेट है उसे भी स्टेट कहेंगे, जो हमारा राज्य है यूपी राज्य उसे भी राज्य कहेंगे, और जो पूरा देश है उसे भी राज्य कहेंगे। तो इसका मतलब पूरे मैकेनिज्म को देखना है कि राज्य होता क्या है। और हमें यह भी देखना है कि ट्रेडिशनल टाइम पे क्या होता था। मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी थी किसी टाइम की, जिसे हम पुराने टाइम की पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं, अरिस्टोटल और सोक्राटीज और आपके प्लेटो के टाइम की। और जो बाद के टाइम की जो पॉलिटिकल थ्योरी विकसित हुई है मॉडर्न टाइम की या पोस्ट मॉडर्न टाइम में, उस टाइम पे पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट को क्या समझा जाता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाँ भाई, दो पॉलिटिकल थ्योरी रही हैं। ठीक, एक तो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनल का मतलब जो बहुत पुराने टाइम की थी, एक तरह से अरिस्टोटल प्लेटो के टाइम की थी। और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आप मान सकते हैं लगभग जो मैकियावेली का टाइम है, मैकियावेली के टाइम के बाद की हम पॉलिटिकल थ्योरी मान सकते हैं। और पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हम मान सकते हैं डेविड ईस्टन के आसपास की, डेविड ईस्टन के बाद की। इसको तीन कैटेगरीज में आप ये समझ लीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का, वहाँ पर सेंट्रल थीम बनाता है। सेंट्रल थीम मतलब यानी कि जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी के विषय थे उसमें स्टेट का विषय जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि उस पर ज़्यादा चर्चाएं होती थी, उसको ज़्यादा समझा जाता था। और उसी के बारे में ये बताया जाता था कि किस तरीके से स्टेट को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वहाँ के लोगों की वेलबींग जो है अच्छी हो सके। जैसे प्लेटो जो है स्टेट को क्या कहता है कि स्टेट एक आइडियल स्टेट मतलब वो नहीं कहता कि आइडियल होना चाहिए, पर वो कहता है कि हाँ भी एक फिलोसफर किंग चलाए, फिलोसफर किंग चलाए या फिलोसफर क्वीन चलाए। ठीक है, तो वो स्टेट की बात करते हैं और स्टेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और स्टेट पृथ्वी पे क्यों आया है। जैसे अरिस्टोटल ने अलग तरीके से कहा है, हीगल ने अलग तरीके से कहा है। तो ये क्या है, ये स्टेट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम दो डेफिनेशन देखेंगे जो हमें मिली है। जैसे एक थिंकर है आपके आरजी गेटल, गेटल नाम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके नेट के क्वेश्चन में भी, और क्या यूपीएचसीएससी या फिर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। वो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो राज्य का विज्ञान है। राज्य के चारों तरफ ही हम बात करते रहते हैं, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में लोगों के अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या राज्य की क्या क्या कर्तव्य हैं, या लोगों के राज्य के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, ये सब चीज़ें ही बातें होती रहती। तो उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ स्टेट है अपने आप में, पॉलिटिकल साइंस में और कुछ बातें होती नहीं है। ठीक, अब एक और थिंकर हैं आपके जे डब्ल्यू गार्नर। इनका गार्नर नाम से आप याद रखिएगा, इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट 1928 में। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है बिगेन होती है और एंड होती है स्टेट के साथ, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत यानी कि प्रारंभ और उसका अंत स्टेट के साथ ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में कि इसके बिना हम पॉलिटिकल साइंस को अधूरा मानेंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम समझते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं और बता के चल रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट को बहुत सेंट्रल थीम माना जाता था। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में थोड़ा सा बीच में रख दिया था, मतलब मध्यम में रख दिया था। उस टाइम पे लोगों के अधिकारों की भी बातें होने लगी थी, जैसे जॉन लॉक के टाइम पे बात होने लगी, या फिर जॉन लॉक के बाद के जो थिंकर रहे हैं उस टाइम की भी बात होने लगी, जेएस मिल के टाइम की बात होने लगी। ठीक, अब अगर हम
जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, जो जिसमें थिंकर आ जाते हैं जैसे कोबन हैं या डेविड ईस्टन हैं। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है या मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रह गया है, क्योंकि स्टेट जो है अपने आप में इररेलीवेंट सा होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट के साथ अब और भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरने लगी हैं। जैसे लोगों के अधिकार उभरने लगे हैं, लोग अपने अधिकार मांगने लगे हैं, इंटरनेशनलिज्म की बात होने लगी है, साइंस की बातें होने लगी है, या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं तो उनकी बातें होने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में थोड़ा सा धुंधला नजर आता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसको कम तवज्जो दी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एलिमेंट जान लेते हैं कि जो स्टेट है वो स्टेट केवल किसी एक बाउंड्री से नहीं मिलकर बनता है। स्टेट के 4 पार्ट होते हैं अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें, या अब तक सामान्यतः ये माना जाता है कि जो स्टेट है उसके 4 पार्ट हैं। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट और फोर्थ है सॉवरेनिटी, यानी कि जनसंख्या है और भूभाग है, निश्चित भूभाग है। गवर्नमेंट मतलब जो उस क्षेत्र को या उस सरकार उस चीज़ को रन करेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है ये हम आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, पहला तो आपका हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? किसी भी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए एक हमें पॉपुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई जानवर है तो वो कहीं पहाड़ों में रहते हैं या फिर किसी एक सोसाइटी में ग्रुप बना के रहते हैं, तो वहाँ पे इतनी स्टेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन को शुरू से ही एक ऐसा जीव रहा है जिसने संघ में रह के काम किया है। तो इसलिए जो ह्यूमन है उसको एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन होता है, तो वहाँ पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। और पॉपुलेशन जो है वो स्टेट का एक इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है। पॉपुलेशन नहीं है अगर किसी क्षेत्र में और केवल एक भूभाग है, तो वहाँ पे हम स्टेट नहीं मान सकते उसको। और पॉपुलेशन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट ओनली व्हेन इट इज़ यूनाइटेड बाय द कंडीशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस कॉन्शियस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और ये केवल आपकी तभी कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है जब आपकी क्या है, मतलब मेन होना चाहिए किस चीज़ का, कि हाँ टेरिटरी की बात करनी, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक तरह से कॉन्शियसनेस होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। यानी कि जब कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो अलग थलग हो जाएगा। मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं और उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए और उसको चलाने के लिए जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए स्टेट का जो फर्स्ट आप इसेंशियल एलिमेंट मान सकते हैं वो है आपका क्या, पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका टेरिटरी। टेरिटरी को भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, हालांकि कुछ थिंकर ने इसको रिजेक्ट भी किया है, जैसे जॉन सीले हैं। जॉन सीले ने ये कहा है कि बिना टेरिटरी के अलावा भी अगर हमारे पास 3 स्तंभ हैं, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, उन्होंने सॉवरेनिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। अगर टेरिटरी नहीं भी है तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो स्टेट मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो एक अलग संदर्भ में कह रहे हैं, मैंने आपको केवल बता दिया है। तो टेरिटरी भी अपने आप में एक इसेंशियल एलिमेंट है स्टेट को मानने का, क्योंकि एसोसिएशन को एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई क्षेत्र चाहिए ही ना। अब मान लीजिए ये तो है ए स्टेट और ये है मान लीजिए आपका बी स्टेट, और इनकी अपनी जो टेरिटरी है वो डिवाइड नहीं है। मान लीजिए ये आपका स्पेस है बीच में, और कुछ ये तो क्या करेगा, ये इसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ये इसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, ताकि आप रूल रेगुलेशन को उस क्षेत्र के लोगों पे अप्लाई कर सको। अगर नहीं तो मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उस क्षेत्र में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो टेरिटरी का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए टेरिटरी एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको रन करने के लिए कोई एक एजेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या है, अपने आप में एक एजेंट है, यानी कि उसका काम है उस स्टेट को सही तरीके से चलाना। एक थिंकर हैं आपके गार्नर, जिनकी पहले भी हमने बात की है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट।
उन्होंने बुक में लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच कॉमन पॉलिसी आर डिटरमाइंड एंड बाय विच कॉमन अफेयर आर रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट प्रमोटेड। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ के लोगों के लिए पॉलिसी फ्रेम करती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है ताकि उनके कॉमन इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सपोज दैट आप ऐसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी, बेशक चाहे उसमें सवारी रह बैठी हो या जो बस है वो अच्छी से एकदम मेंटेन्ड हो, सब चीज़ अच्छी हो, ठीक है, परमिट भी हो उसका, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर एक तरह से गवर्नमेंट क्या है, एजेंट है, ड्राइवर है या कंडक्टर आप मान सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसको साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, यानी कि सॉवरेनिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट अमंग ऑल, जितने भी पार्ट हैं स्टेट के उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो तवज्जो देते हैं वो सॉवरेनिटी को देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि ये सुप्रीम पावर है और अल्टीमेट पावर, किसी भी स्टेट के लिए डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई एक संस्था होनी चाहिए, उस संस्था के पास ऐसी पावर होनी चाहिए ताकि वो हर एक बाकी संस्थाओं से ऊपर हो, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, एनफोर्सिंग सच लॉ एंड डिसीजन बाय द यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स। लेजिटिमेट का मतलब क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी संस्था अपने कानून को लागू करती है और लोग उसे वैध मान लेते हैं, ठीक है, वैध मानते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी कानून लेके आती है तो हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो पार्लियामेंट के द्वारा दोबारा से ख़त्म ना किया जा सके, ठीक है। तो ये पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से वापस ले ली तो बात अलग है, नहीं तो हमें उसे मानना पड़ेगा। हाँ, विरोध करने का हमारा पूरा अधिकार है। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि संप्रभुता का मतलब होता है कि हर उस देश में जो भी सबसे सुप्रीम बॉडी है, उस देश को चलाने के लिए, उस देश की पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, उस देश के अपने हित को बचाने के लिए जो डिसीजन लेती है, ठीक है। तो ये हमने आज इसके बारे में समझा, स्टेट क्या होता है और स्टेट की क्या क्या पार्ट हैं और स्टेट की जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, ये सब चीज़ें हमने समझी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।